नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रॉब्लम न जाने क्या है? क्यों उनके मन में देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना ज़हर भरा हुआ है? जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वो उसे उगलने लगते हैं। उन्हें मोदी की हर नीति, हर सोच पर दिक्कत है। राहुल गांधी ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर के अमेरिका में एक बड़ा बयान दे दिया है। बड़ी खलबली मची हुई है उस बयान से। राहुल गांधी ने ये कहा कि अभी भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वो ठीक वैसे ही है जैसे 80 के दशक में यूपी में दलितों की थी। अब विदेशी धरती पर जा कर के अपने देश के लिए ऐसी बातें करना सच में बड़ी गंभीर बात है। हम आज इसी पे बात करेंगे और मेरे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर फ़याज़ अहमद फैजी जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। दर्शकों की ओर से भी मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जी, आभार। डॉक्टर साहब राहुल गांधी को क्या हो गया है? ये क्या कर रहे हैं विदेशी धरती पे जाकर के और वो भी मुस्लिम समाज के लिए तरह-तरह की बातें कर रहे हैं कि वो बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए लोकतंत्र में हर एक राजनेता को एक दूसरे राजनेता की आलोचना करने का, उसके विरोध करने का लोकतांत्रिक एक अधिकार है, वो उसका प्रयोग करना चाहिए और लोकतंत्र की यही सुंदरता होना भी चाहिए। लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, एक उसकी सीमा होती है और वो कोई भी आलोचना हो या विरोध वो तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तथ्यों के साथ-साथ उसका एक जो मैनर है, उसकी एक जो लोकेशन है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। विदेश में जाके इस तरह की बातें करना, थोड़ी-सी छवि खराब होती है। हमारा अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत कर रहा है, तो हम यहाँ इंडिया में बैठ के उसको करेंगे। वो हालाँकि ये भी जी, बात जी। सही है कि आप भारत में कुछ बात कहिए, चाहे अमेरिका में कहिए, बात तो चारों तरफ फैल जाती है। फिर भी एक एग्ज़ैक्टली। मर्यादा रखनी रखनी चाहिए। दूसरी हुँ, चीज़ मैं हुँ। राहुल गांधी की बात करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुस्लिमों के हालात की बात की कि मुस्लिमों के हालात जो है 80 के दशक के जो है दलितों की तरह हो गई है। तो इसमें देखिए वो खुद अपनी पार्टी की जो है जी, जी। एक सच्चाई को जी, उभा जी। रहे हैं। 80 के दशक में चारों अपने तरफ तो अपने वक़्त को हाँ, याद उन्हीं के कर रहे हैं, उसकी पिताजी और बुराई कर दादी रहे जी हैं। की उन्हीं के पिताजी और दादी जी का शासन था उस ज़माने में। जी, जी। तो ये उनके लिए भी शर्म की बात है कि वो खुद कह रहे हैं कि दलितों की हालत बहुत खराब थी और कह रहे हैं कि आजकल मुसलमानों की हालत भी वही हो गई है। जी, देखिए जी। मैं वो एक मुस्लिम विमर्श को मान के, मुस्लिम समाज को मोनोलिथ मान के वो लोग चलते हैं। जो तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियाँ हैं या जी। तथाकथित सेकुलर लिबरल या सामाजिक न्याय की जो पार्टियाँ हैं, सामाजिक संगठन जो हैं, वो चलते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और उससे ना एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जैसे हुँ, आप हुँ। कहते हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से खराब है, तो ये बात पूरी तरह से झूठ हो जाती है। क्योंकि जी। बहुत से मुसलमानों की हालत दलितों से क्या हिंदू सवर्णों से भी बहुत अच्छी है। जी। हिंदू हिंदू सवर्ण जो है उनसे ज़्यादा ये पार्लियामेंट में अपनी आबादी के हिसाब से पहुँच जाते हैं जी, और जी। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो वाक़ई हिंदू पिछड़ों से भी पीछे हैं, हिंदू दलितों से भी पीछे हैं। तो एक बात साफ़ होनी चाहिए कि कौन से मुसलमान पीछे हैं और जी, कौन जी। से मुसलमान आगे हैं। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में जो जातिगत विभेद है या जो उसके अंदर जो वंचित समाज है, उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। एक मोनोलिथ बना के अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी का एक अपना विमर्श चलता है, मुस्लिम विमर्श चलता रहता है, उसके हम लोग विरोधी रहे हैं। 90% मुसलमानों के अधिकारों का दोहन होता है। अब आइए उन्होंने जो कहा, तो उस लोकेशन से कह रहे हैं जो अशराफ ने उनको सिखाया, जैसे उनके दादा परदादा नेहरू जी को मौलाना आज़ाद सिखाया करते थे, वो मुस्लिम जी, जी। मामलों में वही करते थे। इसलिए हुँ, नेहरू हुँ। जो है हिंदू कोड बिल ले आते हैं, वो सिविल कोड बिल नहीं ले आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री कम्युनल प्रधानमंत्री था। वो हिंदू समाज की उसको चिंता है, हिंदू महिलाओं की चिंता है ना? एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक ऐसे देश का जी, प्रधानमंत्री जहाँ हिंदू मुसलमान सारे लोग रहते हैं, तो जी। उसे हिंदू महिलाओं को अगर पर्सनल कानून की वजह से की चिंता थी कि संपत्ति में अधिकार नहीं मिल रहा है, शादी-ब्याह, तलाक, तो मुस्लिम महिलाओं को भी चिंता करनी चाहिए और मुस्लिम ही को और भी जो धर्मों के लोग हैं, जो पारसी हैं, जहाँ पर्सनल लॉ लगता है। और जी। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं जिस समाज से आता हूँ, तो मैं उनको कम्युनल कहता हूँ, ठीक है, वो उन्होंने हिंदुओं के प्रधानमंत्री की तरफ बिहेव किया, लेकिन इसी के कंपेयर में देखेंगे आप हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी,
वो लगातार एक देश के प्रधानमंत्री की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये जी। बैकग्राउंड के तौर पे मैंने कहा, क्योंकि जब वो मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम की बात ही नहीं करते। वो वंचित समाज की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है। उनके पार्टी के बहुत बड़े आइडियोलॉग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये कॉन्सेप्ट था कि अंत का उदय होना चाहिए, जो बिल्कुल आखिरी पे खड़ा हुआ है उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। और मोदी जी जी। बहुत ईमानदारी के साथ हुँ। एक सेकुलर देश के सेकुलर प्रधानमंत्री का उनका बिहेव है। उन्होंने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात की, ट्रिपल तलाक जिसकी भुगभोगी हमारी देशज मुस्लिम जो थे, दो तरह के मुसलमान, एक विदेशों से आए हुए हैं जो शासक वर्ग रहा है, जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं, जो ओबीसी एससी एसटी जातियों से ज्यादातर कन्वर्टेड है। तो हुँ, हुँ। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, ट्रिपल तलाक को एबोलिश किया। जो ये एब्रोगेशन ऑफ जो आर्टिकल 370 था, आप जानते हैं कि अगर वो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की तरह राज्य बनता है, एक पूर्ण राज्य बनता है कश्मीर, तो वहाँ जो 90% मुस्लिम बाहुल है, आप जानती हैं, और मुस्लिम बाहुल में 90% देशज पसमानदा है, जो वाताल है, अंजाल है, जो सफाई का काम करने वाला है, जो खेती मजदूरी करने वाला है। तो वो भी उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के जिस तरह से पसमानदा आगे बढ़ रहा है, मैं आज डॉक्टर बन के बैठा हूँ, तो वो भी आगे बढ़ेगा। जी, तो वेरी ये जो ऑब्वियस। बड़े प्रमुख प्रमुख काम है, उससे 90% प्रमुख कामों में मैं आपको बता दूं, एक जी, एब्रोगेशन ऑफ 370, दूसरा ट्रिपल तलाक का बैन, तीसरा जो है जी, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय। देखिए, प्रधानमंत्री ने जब से ये बात कही है, राष्ट्रीय लेवल पे इसकी चर्चा हो रही है। उससे पहले कोई मुस्लिम समाज में चर्चा नहीं होता था। और जी, वोट की जी। बात होती थी तो राजपूत तो इतना, ब्राह्मण वोट इतना, बनिया वोट इतना, पिछड़े वोट इतना, दलित वोट इतना, ऐसे बात होती थी। और इधर जब बात होती थी मुस्लिम वोट इतना, अब अखबार जी, जी, वाले भी लिखने मुस्लिम लगेंगे मुस्लिम पसमानदा वोट वोट की इतना। बात होती थी और हाँ उनकी जी। सामाजिक तो समानता की बात कोई नहीं करता था इससे और पहले। देखिए, एक सेकुलर देश में आप किसी धर्म विशेष के हिसाब से वोटिंग की बात करते हैं, तो ये बहुत खराब बात है। आप सेकुलर देश में आप कह रहे मुसलमान वोट इतना, यानी धार्मिक पहचान के साथ आप वोटरों को अगर जोड़ेंगे तो धर्म के आधार पे फसाद पैदा होगा। मुस्लिम सांप्रदायिकता बड़ी वही हो रहा है। तो राहुल जी भी वही अपने बाप दादा और दादी नानी के रास्ते पे चल रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो वो कंफ्यूज खुद है, और उनके जो सलाहकार हैं, जो अशराफ लोग उनको समझा रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक बात आखिरी में कह दूं आपके सवाल के समापन में, कि जी, जब कोई भी कानून या कोई भी नीति जब 90% मुसलमानों को फेवर कर रही है, अगर आप हिंदू मुसलमान की और धार्मिक पहचान के आधार पर बात करना चाहते हैं, तो अगर कोई चीज, कोई नीति या कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री ऐसी नीतियां बना रहा है जिससे 90% मुसलमान लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे होगी सरकार, वो नीति एंटी मुस्लिम कैसे होगी। हाँ, उसमें जो शासक वर्ग या अशराफ वर्ग है, उसको लग रहा है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय हो जाएगा, तो मुझे इन दलितों को, जो मुस्लिम धर्मावलंबी दलित हैं, जो मुस्लिम धर्मावलंबी पिछड़े हैं, जिनको हम देश पसमानदा कहते हैं, नट है, धोबी है, लालखोर है, भंगी है, बक्को है, उनको भी जगह देनी पड़ेगी। उनको भी इत्र और खुशबू और शेरवानी पहना के अपने बगल में बैठाना पड़ेगा। ये इनकी दिक्कत है। लेकिन ये जी, जी। भारत देश है और वो एक देश के प्रधानमंत्री है। उनको अपने सब्जेक्ट की, अपने नागरिकों की चिंता है, चाहे वो इस्लाम धर्म का मानने वाले हिंदू, किसी आस्था से ऊपर उठ के वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इसका तो वेलकम होना चाहिए सारे विपक्ष की पार्टियों द्वारा और उन सामाजिक न्याय की पार्टियों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा। लेकिन ऐसा ना होके सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है और विदेशों में जाके देश की छवि खराब की जा रही है। आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूं। कायदे से तो जिस लेवल पे जाके राहुल जी बोल रहे हैं, उसी लेवल पे जाके हमें भी मौका मिलना चाहिए, तब तो उसका काउंटर हो पाएगा। लेकिन मैं आपके साहस को भी प्रणाम करूंगा कि आपने मौका दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि 90% मुसलमानों का भला मोदी जी के आने के बाद से शुरू हुआ है, और आगे भी देखिए यूसीसी आ जाएगी। यूसीसी के लिए प्रयास हो रहा है। यूसीसी आएगी तो पसमानदा महिलाओं को सबसे ज्यादा उसमें फायदा मिलने वाला है। जी। अभी रिसेंटली अगर बात करें, नई संसद का उद्घाटन हुआ, उस समय चूँकि विपक्ष जो है, डे 1 से ही विरोध कर रहा था नई संसद का, और बार-बार वो एक ही चीज़ आलाप रहे थे कि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। इस नई संसद में भी ये सीधे-सीधे आरोप बीजेपी पे और अ, मोदी जी पे लग रहा था। लेकिन मैंने देखा कि जब जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था, उस दिन मैंने देखा कि वहाँ मौलवी साहब भी अपनी बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने प्रस्तुति दी, आपने भी देखा होगा। इसके अलावा भाजपा ने बाबा कबीर को संसद में स्थान दिया है, फिर भी लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, वो सर्व धर्म के हिसाब से वहां पे प्रार्थना की गई,
और मैं हुँ। विशेष रूप से कुरान की जो आयतें पढ़ी गई, जो कुरान की सूरह या उसको सूरत भी कहते हैं जो पढ़ी गई, जी, जी। वो वो एक बेहतरीन सूरत थी जिसमें सिर्फ़ ईश्वर ने जो हमें दिया है, जी, उसका जी। वर्णन है। ईश्वर ने तुम्हें पानी दिया, तुम्हें बोलने का तरीका सिखाया, तुम्हें ये दिया, वो दिया, तुम अपने पालनहार के किन-किन उपहारों को ठुकराओगे, ये एक सारांश पे है। तो देखिए हुँ, कितनी हुँ। अच्छी बात थी कुरान की वो आयतों को चुना गया, हालाँकि कुरान में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिसपे लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन कुरान की बिल्कुल वो जो मालिक और उसके बंदे के बीच की जो बात थी, ईश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें जल दिया, तुम्हें बोलने की ताकत दी, मुझे ये दिया, वो दिया, तुम हमारे किन-किन उपहारों को ठुकराओगे? तो ये बहुत अच्छी बात थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो वो सर्वधर्म के हिसाब से वहाँ किया गया तो अ, हालाँकि वो ईसाई धर्म के भी लोग थे, जैन मुनि ने भी सभी अपनी बात धर्मों कही, के तो लोग थे। ये अच्छा पहल है कि ताकि मुस्लिम जी, समाज की बात डॉक्टर साहब इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि भाजपा ने बाबा कबीर को संसद में स्थान दिया है। जी, जी। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, बाबा कबीर पसमानदा आंदोलन के आइकन हैं, देसी मुसलमानों के आइकन हैं। लेकिन अशराफ ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको मुस्लिम फ़ोल्ड से निकालने का प्रयास किया। जी। उनको हिंदू फ़ोल्ड में डाला कि वो हिंदू थे। वो ऐसा इसलिए अशराफ करता है, जैसे मुझ पे ही आरोप है कि मैं संघ से पैसा लेके काम करता हूँ, भाजपाई हूँ। हुँ, हुँ, वो हुँ। समाज से डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करते हैं ताकि इस आदमी का प्रभाव या विचारों को लोग न ले मान लें कि ये हिंदू है। लोग मुझसे कहते हैं जी, कि जी। तुम्हें जब हिंदू बहुत अच्छे लगते हैं, भारत बहुत अच्छा लगता है, भारत की सभ्यता संस्कृति अच्छा लगती है, हिंदू क्यों नहीं हो जाते हो? तो वो देखिए वो चाहते हैं कि ये गुलाम जो है, जो खटर-पटर कर रहा है जी। उसको निकाल के बाहर कर दो ताकि बाकी गुलाम हमारे सेफ हो जाएँ। नहीं, आपकी इसी रणनीति आपकी में बात बिल्कुल बाबा सही कबीर है। को जी। हाँ, इसी कड़ी में उन्होंने बाबा कबीर को डिस्क्रेडिट किया। हम लोग उनको वापस ला रहे हैं। आप समझिए पूरी विश्व में कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं और भारत भूमि में ने एक ऐसे व्यक्तित्व को पैदा किया जो इस्लाम के अंदर व्याप्त कुरीतियाँ, मुस्लिम समाज में कुरीतियाँ, मुस्लिम सांप्रदायिकता, मुस्लिम के विरोध में या मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात किया। उससे पहले पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज में कोई ऐसा नहीं हुआ। ये श्रेय भी इस भारत भूमि को जाता है। इस बात का हमें गर्व है और इस बात का हर एक नागरिक को गर्व होना चाहिए और उनको जो पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें उनका जो है पोर्ट्रेट हमें हमारे कई साथियों ने बताया कि लगाया गया है। ये जी, बहुत जी। सम्मान की बात है कि जिस कबीर को आपको मैं बता दूँ जिस इन कबीर को ये लोग जाहिल भी कहते हैं। अशराफ का एक जी। टर्मिनोलॉजी है वो अरबी में जाहिल बोलता है ना, कि हुँ, कबीर हुँ। पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये भी झूठ बात है। कबीर ने अर्ज़नामा, अलिफ़नामा और मैं एक ब्राह्मण की किताब के रेफ़रेंस से बात कर रहा हूँ। जुस्सी जी ने कश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्होंने हुँ। लिखा कि अर्ज़नामा, अलिफ़नामा कबीर ने फ़ारसी में लिखा है। देखिए, अगर जहालत की बात है, जाहिल की बात है, तो इस्लाम के जो प्रवर्तक हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो पढ़े-लिखे नहीं थे। अगर हम मान भी हुँ। लें कि कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे, तो जो जाहिल शब्द आप कबीर के साथ प्रयोग कर रहे हैं, वो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी प्रयोग करना पड़ेगा। भई जी। सुधारक वो भी थे, लेकिन आपके अंदर जो है, भारतीय लोगों से इतनी नफ़रत बसी हुई है, कि वो भारतीय भी आपको पसंद नहीं है, जो आपका सहधर्मी है। तो ये बिल्कुल साफ है। तो मोदी जी की इस पहल एक सम्मान है और कबीर को आप पार्लियामेंट में लगाएँ, ना लगाएँ, कबीर का जो व्यक्तित्व है, समाज पे जो उनका प्रभाव है, जो इस देश और जो है मानवता के लिए उन्होंने किया है, उसको एक फ़ोटो लगा के उनको कुछ नहीं होना है, ये हम खुद को सम्मानित करते हैं कि हम आप में आस्था रखते हैं, हम आपकी वाणी को, आपके विचार को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिग्निफायर के तौर पे, सिंबॉलिक तौर पे ये चीज़ें होती हैं। वो महान व्यक्तित्व गुरु नानक की आप फ़ोटो लगाएँ चाहे ना लगाएँ, उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है ना? तो ये जी। जो हमारे ऋषि-मुनि हुए हैं, जो हमारे बड़े लोग हुए हैं, उनका सम्मान है और जिस समाज से आते हैं, उस समाज का सम्मान है। तो एक बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी ने उसका प्रयास नहीं किया और मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी अगर आसिम बिहारी की भी पोर्ट्रेट वगैरह लगा दें, ये और सोने पे सुहागा हो जाएगा कि उन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा जो आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, जिन्होंने अशराफ के उस अशराफवाद जो हमारी देश भूमि का टुकड़ा लेके अपने अशराफवाद को चला रहे हैं और भारत के अंदर भी चला रहे हैं। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है, वो लगातार देश को नई ऊँचाइयों की तरफ ले जाना चाहती है और यह बात मुस्लिम समाज के अंदर जो सामाजिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों पे प्रहार है और मुस्लिम सांप्रदायिकता पसमानदा आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों को जो आगे लाने की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश इससे जुड़ेगा क्योंकि पसमानदा जो है 90% है कुल मुस्लिम आबादी का और अशराफ जो शासक वर्ग है वो मुस्लिम समाज को लीड करता है और लगातार
मदरसा, मस्जिद, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात के माध्यम से मुस्लिम समाज का रेडिकलाइजेशन करता है, जिसमें पसमानदा समाज है, जो गरीब है, कमजोर है, अशराफ उनको डरा भी ले जाता है। अशराफ एमएलए एमपी होता है, पुलिस में होता है, ताकतवर होता है, कोई बात होती है तो थाने में फोन करके पसमानदा को पिटवा देता है, तो पसमानदा अशराफ से भी डरा रहता है। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में पसमानदा के अंदर भी ये साहस आ रहा है। 1947 और 46 के बाद जब सरदार पटेल थे कि नहीं, अब हम अशराफवाद के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और खुल के इस बार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मोदी जी और योगी जी के जो नेतृत्व में था, पसमानदा के अंदर ये साहस आया और खुल के अशराफवाद के विरोध में वोट किया। मैं ये नहीं कहता कि सारा वोट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किया, बहुत से निर्दल प्रत्याशी, सबसे ज्यादा निर्दल प्रत्याशी जीत के आए अशराफवाद के खिलाफ। बहुत लोगों ऐसे पसमानदा कैंडिडेट थे जो समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं लेके निर्दल लड़े कि हमें निर्दल से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और पार्टी में जाएंगे तो नहीं सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक अच्छी है कि कम से कम वो गुलाम जो वो लोग जो अपने को गुलाम समझ रहे थे आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये वो भी 90% हमने एक लाइन कहा कि कोई काम, कोई नीति, कोई सरकार, कोई व्यक्ति ऐसी नीतियां बनाता है जिससे 90% मुसलमानों लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है। अच्छा, एक बात और मनविंदर जी मैं कहूँ, भारतीय जनता जी, पार्टी के लोग भी इस बात को उस तरह से भुना नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं कि ये हमारे आर्टिकल एब्रोगेशन 370 का हुआ तो उससे मुस्लिम समाज को कैसे फायदा हो रहे हैं। ये भी एक होमवर्क की कमी है। प्रधानमंत्री जी, जी हर चैनल पे हर जगह जाके तो नहीं बता सकते ना, ये जी, कार्यकर्ताओं की जी। जिम्मेदारी है, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि इस देश के बुद्धिजीवी और हमारे आप जैसे लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सही बात को जनता तक पहुंचाया जाए। जी। अ, फयाज़ जी, राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफ़रत को सिर्फ़ प्यार से ही ख़त्म किया जा सकता है। और अब आप ये देखिए कि ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है इस बार। पहली बार महिलाएँ बिना किसी रोक-टोक के अकेले हज के लिए जा रही हैं। ये इसका ज़िक्र उन्होंने नहीं किया। हाँ, देखिए कितनी कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये। जी, करीब-करीब अच्छा, 4000 महिलाएँ जो हैं हज के हमने भी लिए ये जा बात रही हैं। छोड़ दिया, हमने भी ये बात छोड़ दिया, इसको उसी में जी, आप रखिए 370 और ट्रिपल तलाक और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय जी। की बात उसमें भी तो जोड़िए मतलब महिला। जी। मेरा सवाल पूछने का ये मकसद है कि राहुल गांधी को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? क्यों इतनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं? क्यों उन्होंने इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि आज मुस्लिम महिलाएँ इतनी बड़ी संख्या में हज करने के लिए जा रही हैं? ये बात तो उन्होंने नहीं कही वहाँ, और एक मैंने अपनी यही तरफ कहा से ना कि ये आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए। वो कहीं जी, न कहीं विपक्ष के लीडर के तौर पे या एक लोकतंत्र के में विपक्ष के लीडर के तौर पे उस स्थिति का क्रियान्वयन या उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे। उन्हें हर बात कहनी चाहिए, सरकार ने ये अच्छा किया, सरकार ने ये खराब किया, हम इसका विरोध करते हैं। तो एक बात समझ में आती। लेकिन हमने शुरू हुँ, में बात की नहीं, विरोध हम इसलिए करें कि हमें विरोध करना ही करना है। बस हमें मोदी जी जी, का विरोध करना, चाहे वो जो कह दे। वो मुसलमानों को सर पे भी बैठा देंगे तो भी हम कहें कि वो एंटी मुस्लिम है। बस हमने दिमाग में ये रख रखा है। आप समझ रहे हैं? तो ये एक अलग जी। सी बात है। ये तो विरोध विरोध चिढ़ जिसको है कि भाई हमें चिढ़ है किसी की शक्ल से, हमें नफ़रत है, बस हम उसके खिलाफ रहेंगे। तो वो अच्छा देखिए, वो बहुत ही अपरिपक्व भी हैं। राहुल गांधी जो है लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उनकी अब अपरिपक्वता उनके सामने अब दिखाई देती है। अगर मैं आपसे ये जी, कहूँ कि वो मतलब अपना जो पप्पूपन है कब छोड़ेंगे? ये सवाल हम हमेशा करते हैं। लेकिन उनकी बातों में बहुत ही इमैच्योरिटी दिखाई देती है। अभी तो आप ये देखिए कि एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी उन पे पलटवार किया है कि जी। उन्हें मतलब अमेरिका में जाकर के मुसलमानों पे जो हमले हो रहे हैं जिसका उन्होंने ज़िक्र किया है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक तरह से हालाँकि हर दिन वो बीजेपी को गाली देते हैं ओवैसी, लेकिन इस मुद्दे पे वो राहुल गांधी के साथ नहीं हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं बहुत ही मुखर विरोधी हूँ ओवैसी जी का और उनकी पार्टी का। क्योंकि हमारा जी, आंदोलन स्पष्ट रूप से मानता है कि हम मुस्लिम विमर्श की कोई पार्टी या मुस्लिम राजनीति के हम विरोध में हैं। और मैं स्पष्ट रूप से मैंने कई बार ट्वीट भी किया है कि एआईएमएम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो मुस्लिम लीग पार्ट 2 है, और ओवैसी जी जो हैं वो जिन्ना पार्ट 2 है। ठीक है? जी, लेकिन अगर ओवैसी जी कोई अच्छी बात करते हैं, ये लोकतंत्र है, भारत है, और यहाँ शास्त्रार्थ का कल्चर रहा है, पंचायत का कल्चर रहा, बातचीत का कल्चर रहा। अगर ओवैसी जी कोई ऐसी बात कहते हैं जो अच्छी है,
जो सच है तो उसको हम कहेंगे, हम तो सत्यमेव जयते के लोग हैं। इसीलिए तो लोग हमारे सर पे आके बैठ जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि चलो हमारे विरोध का ही है, लेकिन वो सच कहता है तो हमारा ये आदमी कहता है कि नहीं वो सच कह रहा है, उसकी जो है तायद होनी चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल उन्होंने सही सवाल उठाया कि आप बहुत जगह कांग्रेस की सरकार है, वहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, वहाँ आप कुछ नहीं कह रहे। तो एज होल जाके आप इंडिया कह रहे हो, तो इंडिया में तो बहुत सी स्टेट है जहाँ आपकी भी सरकार है। 1980 कह रहे हो, वहाँ उस वक्त आपके बाप दादा राज कर रहे थे। तो जी, देखिए जी, ये जी, जी। अपरिपक्वता उनकी बताती है एक नेता के रूप में, नहीं, एक राजनेता के रूप में, हमने ये जब बताता ओवैसी है कि का वो अभी ट्वीट मैच्योर ट्वीट नहीं है वो। जी, हमने जब ओवैसी का ट्वीट देखा ना, जो उन्होंने पलटवार किया राहुल जी, गांधी पे, तो मैं भी एकदम से चौंकी। मैंने कहा ये तो आज बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे पे। उन्हें भी शायद ये अच्छा नहीं लगा कि वो भारतीय मुस्लिम्स पे अमेरिका में जाकर के उनके डरे होने की बात कर रहे हैं। सब वो झूठ भी बोल रहे थे ना, राहुल गांधी पूरी सच तो बोल नहीं रहे थे। जी। तो बिल्कुल सही है वो। सबको करना चाहिए, हमने कहा ना कि एक-एक नागरिक की ज़िम्मेदारी है कि पार्टी और राजनीति से ऊपर उठ के हम इस तरह की चीज़ों का विरोध करें, जो डायरेक्ट हमारे देश के मान, मर्यादा, इज़्ज़त, आबरू पे प्रभाव डाल सकता है, उसको धूमिल कर सकता है। जी। अच्छा, मैं एक बात और आपसे जानना चाह रही थी। जैसे और हमारे प्रधानमंत्री इतनी अच्छी-अच्छी गुडी-गुडी बातें कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए, उन्हें मतलब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इन सब बातों का ज़िक्र, जैसे हमने अभी बात की, बाबा कबीर को संसद में स्थान दिया, इनका उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया। तो ये मतलब ये भी गेम कर रहे हैं मुस्लिम समाज के साथ? नहीं देखिए, हमने बताया ना कि नियत ठीक नहीं है, वो अगर सारे अच्छे कामों का वर्णन करने के बाद मोदी जी की आलोचना करते और कहते कि नहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो एक बात समझ में आ रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो अच्छे काम है उसको छुपाएँगे। मुझे आपको बुरा कहना है तो हम आपकी उन चीज़ों को आगे करेंगे जिसमें थोड़ा-सा बुराई निकल सकती है। हम आपको उन अच्छाइयों को क्यों सामने ले आएँगे जो हमें आपको बुराई कहना। हाँ, अगर मुझे आपकी स्वस्थ आलोचना करना है, तो मैं कहूँगा कि मनविंदर जी ये तो ठीक है मनविंदर जी का, लेकिन ये बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं है और ये तो ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, मैं आपकी आलोचना कर रहा हूँ। लेकिन हमने कहा यहाँ विरोध के लिए करना है, बस हमको विरोध करना है, चाहे जैसे विरोध करेंगे। जी। अ, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मेरे शो में आना स्वीकार जी, जी, किया। बस आभार। धन्यवाद जब आपका। भी आप कहेंगी मैं प्रस्तुत हो जाऊँगा, क्योंकि हम जो है एक सुंदर देश बनाने की प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं और जहाँ जैसे वार्तालाप होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए। मैं फिर आखिरी में एक बात कह दूँ कि ये देश जो है शास्त्रार्थ का देश है, वार्तालाप का देश है और एक सुंदर देश है। हम इसको और सुंदर बनाने में अपना जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो मनविंदर भीमर जी का हो या फैयाज़ अहमद फैज़ी का हो, ये सिर्फ़ नाम है। मैं एक सिग्निफ़ायर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। हमें एक साथ मिलके विमर्श को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा देश स्वस्थ और सुंदर और खुशहाल हो। नमस्कार। जी, जी, नमस्कार।